नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेनबो साइंस सर्किट पर। और आज हम लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर के अंतिम क्लास में मिले हैं। और जैसा कि आपको हमने पिछली क्लास में बताया भी था कि बस ये अंतिम क्लास है जो पढ़ाने के लिए जो भी टॉपिक था उस पर हम लोगों ने विस्तार से डिस्कस किया। और आज एक न्यूमेरिकल्स बेस्ड टॉपिक बच गया था जो पीछे ही था पढ़ने के लिए, लेकिन संजोग से वो छूट चुका था। मैंने जब रिव्यू किया पूरा चैप्टर का तो मुझे लगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बताना जरूरी है। और खास करके जो लोग हमारे रेगुलर क्लासेज में पढ़े होंगे फिजिक्स को तो उनको पता होगा कि साइंस में खास करके हाई स्कूल स्टैंडर्ड में जब आप आते हैं तो वहाँ साइंस में भी कुछ प्रॉब्लम आते हैं सॉल्व करने वाले। न्यूमेरिकल्स उसी को कहा जाता है, आंकिक कहा जाता है। दरअसल ये न्यूमेरिकल शब्द नंबर से बना है, संख्या से बना हुआ है। फिजिक्स में या केमिस्ट्री में जो थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, जो नियम पढ़ते हैं, उसके आधार पर अगर कोई अंक वाला क्वेश्चन हल करते हैं, संख्याओं से संबंधित कोई क्वेश्चन हल करते हैं, उसी को आंकिक कहते हैं, न्यूमेरिकल्स कहा जाता है। तो आइए इस वैसे हाई स्कूल स्टैंडर्ड में फिजिक्स में तो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है जिसकी चर्चा जब हम लोग इसके बाद अगले चैप्टर पर आएंगे फिजिक्स पर तो वहाँ विस्तार से होगी। लेकिन जो केमिस्ट्री होता है, हमारा रसायन विज्ञान होता है, उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत कम होते हैं। फिर भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आज उसी पर डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों से। इसलिए चूंकि आज का जो वीडियो है इसमें साइंस के साथ साथ मैथ भी ऐड है। साइंस और मैथ जब दोनों मिलता है तब न्यूमेरिकल्स तैयार होता है। इसलिए आपको साइंस का जो बेसिक चीज आपको बताया गया इस चैप्टर में उसको तो ध्यान में रखना ही है। मैथमेटिक्स का भी जो जनरल कैलकुलेशन का रूल रेगुलेशन है उसको भी हम लोग साथ लेकर चलेंगे तो आसानी से आप न्यूमेरिकल्स हल कर सकते हैं। बहुत लोग हो सकता है जिनको मैथ बहुत जटिल लगता होगा, मैं भारी तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि धरती पर कोई भी सब्जेक्ट भारी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जिनको जटिल लगता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, तो उनके लिए मैं बता दूं कि साइंस में जो न्यूमेरिकल्स होगा वो एकदम इजी होगा। बस आपको थोड़ा थोड़ा करके ध्यान देना है और जो मैथमेटिक्स का नॉर्मल कैलकुलेशन का रूल रेगुलेशन है उसको फॉलो करना है, फिर आराम से आप इसको समझ पाएंगे। इसलिए ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए आप अपने एनसीईआरटी बुक को अगर खोले होंगे तो वहां आपको ये टॉपिक मिला होगा, विलियन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो विलियन की सांद्रता क्या होती है इस पर आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। आपने पीछे पढ़ा था कि विलियन में दो घटक होते हैं, एक को विलायक कहते हैं, दूसरे को विलय कहते हैं। अच्छी तरह से सबको पता है, जैसे चीनी और पानी का विलियन है, चीनी और पानी का घोल है, तो उसमें पानी जो है या जल जो है वह विलायक है क्योंकि जल में या पानी में किसी पदार्थ को घुलाने की क्षमता है। वह चीनी या नमक या इस तरह के अन्य पदार्थों को आसानी से अपने में घुला सकता है। इसलिए पानी या जल जो है वह विलायक हो गया और चीनी या नमक आसानी से उस पानी में घुल जाती है, इसलिए चीनी या नमक विलय हो गया। तो किसी भी विलयन में दो घटक होंगे, दो भाग होंगे, एक को विलायक कहेंगे या घोलक कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे अंग्रेजी में, और दूसरे को विलय या घुल्य कहते हैं, सॉल्यूट कहा जाता है। तो अब इसी पर निर्भर करता है ये विलयन की सांद्रता। आपने देखा था सांद्र विलयन, तनु विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, इन सभी चीजों पर पीछे विस्तार से चर्चा हो चुकी है। जिनका छूट चुका है तो आप जाइए YouTube पर, सारा वीडियो वहां अपलोड किया गया है, सभी वीडियो वहां मौजूद है। आप वहां से सिलसिलेवार ढंग से चैप्टर को पढ़ें। मैं फिर आज वही बात दोहरा रहा हूं, ये विज्ञान है, सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए, क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए। इसलिए जो लोग बीच से क्लास ज्वाइन किए हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, निवेदन रहेगा कि आप जिस किसी भी चैप्टर को पढ़ें उसके पहले पार्ट से अंतिम पार्ट तक पढ़ें। निश्चित रूप से पूरी बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। जिनको छूट गया है पीछे के वीडियो का रिव्यू कर लेंगे, निश्चित रूप से बात समझ में आ जाएगी। आ जाइए विलयन की सांद्रता की चर्चा करते हैं। लिखा गया है विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को। अब देखिए किसी विलायक की जो मात्रा होगी, जैसे पानी एक विलायक है, उसकी कुछ न कुछ तो मात्रा होगी, 1 लीटर, 2 लीटर, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, पानी का कुछ न कुछ तो मात्रा होगा। वही हो गया विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को। अब उस मान लीजिए कि 5 लीटर अगर पानी है तो उसमें कितना विलय घुला हुआ है,
चीनी या नमक घुला हुआ है तो उसकी भी कुछ ना कुछ मात्रा होगी कि 5 लीटर पानी में या 5 किलोग्राम पानी में आप 1 किलोग्राम चीनी देते हैं, आधा किलोग्राम चीनी घुलाते हैं कि 3 किलोग्राम चीनी घुलाते हैं, उसकी भी कुछ ना कुछ मात्रा होगी। बस इसी को सांद्रता कहते हैं कि विलायक के दी गई मात्रा में विलय की जो मात्रा घुली रहती है वही विलयन की सांद्रता होती है। उसी सांद्रता को दूसरे ढंग में भी हम दूसरे रूप में भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, लिखा है अथवा किसी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब देखिए विलयन में, इससे पहले क्या था, विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा, लेकिन विलयन में भी तो विलय होगा। जैसे हम कहते हैं कि 3 किलोग्राम पानी है, मैं यहाँ थोड़ा सा किलोग्राम पर इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि द्रव्यमान की जब चर्चा करेंगे तो पानी को भी हम लोग द्रव्यमान के रूप में नाप सकते हैं, वजन कर सकते हैं। आप जो सरसों तेल खरीद कर लाते होंगे, नारियल तेल का डब्बा लाते होंगे खरीद कर, तो उसमें लीटर और मिलीलीटर में भी उसका मान दिया हुआ है और किलोग्राम में भी दिया हुआ है, क्योंकि उसको भी हम लोग किलोग्राम से माप सकते हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि दोनों का मात्रक एक जैसा हो, क्योंकि चीनी को तो हम लोग ग्राम या किलोग्राम में ही मापेंगे, इसलिए पानी को ही भी यहाँ किलोग्राम में व्यक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो विलायक का द्रव्यमान के साथ अगर हम लोग विलय का द्रव्यमान लें तो वह भी सांद्रता होगा, या नहीं तो विलयन के द्रव्यमान के साथ हम लोग विलय पदार्थ का द्रव्यमान लें तो वह भी सांद्रता होती है। इसको आप ऐसे समझें उदाहरण से कि मैं कह रहा हूं कि 5 किलोग्राम पानी है, उसमें 1 किलोग्राम चीनी घुली हुई है। 5 किलोग्राम पानी में 1 किलोग्राम चीनी घुली हुई है, इसका मतलब हो गया कि विलायक का द्रव्यमान 5 किलोग्राम और विलय का द्रव्यमान 1 किलोग्राम। इसी बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 6 किलोग्राम विलयन में, अब 5 किलोग्राम आपने पानी लिया, 1 किलोग्राम चीनी लिया, दोनों को मिला दिया, द्रव्यमान हो जाएगा 6 किलोग्राम। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो ये मिश्रण बनते हैं ये रासायनिक संयोजन के नियम का पालन करता है, तो ये 6 किलोग्राम द्रव्यमान हो गया। हम लोग ऐसे भी तो कह सकते हैं कि 6 किलोग्राम विलयन में या 6 किलोग्राम जो शरबत है उसमें 1 किलोग्राम चीनी उपलब्ध है, कि जो विलयन आप 6 किलोग्राम लिए हैं आपके पास मौजूद है, उसमें चीनी कितना है, उसमें चीनी 1 किलोग्राम मौजूद है। तो ऐसा नहीं कि 6 एक साथ हो जाएगा, उस 6 किलोग्राम में 1 किलोग्राम चीनी मौजूद है, इसका मतलब उसी 6 किलोग्राम में विलायक भी है और विलय भी है, तो विलय की मात्रा उसमें 1 किलोग्राम है। तो इस प्रकार से आप लोग किसी भी विलयन में विलय की भी मात्रा ज्ञात कर सकते हैं, विलयन की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं और विलायक की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इसलिए विलयन की सांद्रता को 2 तरीके से लिखे हैं, एक विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा ऊपर में है ही, नीचे विलयन की मात्रा, या दूसरे तरीके से इसको कह सकते हैं विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा। मतलब विलयन की मात्रा से भी तुलना करके सांद्रता व्यक्त कर सकते हैं और विलायक के मात्रा से भी तुलना करके सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि ये जो न्यूमेरिकल्स पर हमने आज चर्चा किया कि आखिर ये न्यूमेरिकल्स बनेगा कैसे, तो विलयन की सांद्रता को हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, कई विधियां प्रचलित की है, कई विधियों का उपयोग होता है जिसके द्वारा विलयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है, न्यूमेरिकल्स बनाए जाते हैं। लेकिन बेसिकली जो 2 मुख्य विधियां हमारे सिलेबस में है, हमारे चैप्टर में है, हम लोग आज उन्हीं 2 विधियों की चर्चा करेंगे। और ये 2 सूत्र अगर आप विलयन की सांद्रता को समझ गए होंगे तो यह सूत्र भी आपको समझ में आ जाएगा आसानी से। ये दोनों सूत्र आपको याद रखना है और इन्हीं सूत्रों के आधार पर आपको क्या करना है कि विलयन की जो सांद्रता है वो ज्ञात करनी है। आइए देखिए क्या लिखा गया है। नंबर 1 पहला सूत्र है, विलयन की सांद्रता बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब देखिए यहाँ क्या है कि विलय का भी द्रव्यमान है और विलयन का भी द्रव्यमान है, तो विलय के द्रव्यमान में विलयन के द्रव्यमान से भाग देंगे, 100 से गुणा करेंगे, वही विलयन की सांद्रता प्रतिशत में निकल जाएगी, परसेंटेज में ज्ञात हो जाएगी। दूसरा नंबर है कि विलयन की सांद्रता बराबर विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। यहाँ देखिए विलयन का द्रव्यमान था, यहाँ विलयन का आयतन था, गुना 100। तो दोनों कंडीशन में से जो कंडीशन आपको मौजूद रहेगा, उपलब्ध रहेगा, आप उस कंडीशन का उपयोग करके विलयन की सांद्रता ज्ञात कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से इस तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करवाता हूं कि हमारे पास विलय का द्रव्यमान दोनों में सेम चीज है, विलय पदार्थ का द्रव्यमान। अब डिपेंड करता है, अगर हमें विलयन का द्रव्यमान है तो ये 1 नंबर वाला सूत्र लगाएंगे सांद्रता ज्ञात करने के लिए। अगर हमें विलयन का आयतन है, द्रव्यमान किलोग्राम में होगा,
आयतन लीटर या मिलीलीटर में होगा, दोनों में फर्क है। तो अगर हमें विलियन का आयतन रहेगा तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए ये दूसरा सूत्र लगाएंगे, अगर हमें विलियन का द्रव्यमान रहेगा तो सांद्रता ज्ञात करने के लिए पहला सूत्र लगाएंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी पदार्थ के किसी भी विलयन की सांद्रता को आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए इन सूत्रों के आधार पर हम अपने पाठ्यपुस्तक में, आपके पाठ्यपुस्तक में एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण के द्वारा इसको समझाने का प्रयास किया गया है, उसी उदाहरण को हल करने का हम लोग यहाँ प्रयास करते हैं। आप एनसीईआरटी बुक खोलेंगे, उसके पेज नंबर 18 पर 18 पर ये एग्जाम्पल लिखा गया है। क्वेश्चन क्या है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में। अब इसको समझना है कि विलयन का कितना है, एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में। प्रश्न को ध्यान से आप पढ़ेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। 320 ग्राम विलायक जल में, इसका मतलब विलायक के रूप में यहाँ जल है और उसका द्रव्यमान कितना है, 320 ग्राम है। चलिए ठीक है, 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, वही नमक जो हम लोग भोजन में खाते हैं, 40 ग्राम नमक उसमें विलय है, घुला हुआ है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए, विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ विलय के रूप में कौन है, साधारण नमक, उसका द्रव्यमान दे दिया 40 ग्राम। यहाँ लिखा हुआ है 40 ग्राम साधारण नमक विलय है, तो साधारण नमक जो विलय है उसका द्रव्यमान कितना हो गया, 40 ग्राम। फिर कह रहा है कि एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में, तो विलायक के रूप में जल है मौजूद, उसका द्रव्यमान कितना है, 320 ग्राम। अब आपने शुरू में आज चर्चा सुना कि विलय और विलायक जब दोनों मिलता है तब विलयन बनता है। तो जब आपके पास विलय है 40 ग्राम, विलायक है 320 ग्राम, तो स्वाभाविक सी बात है दोनों को मिलाएंगे तो विलयन का द्रव्यमान आएगा। इसलिए यहाँ लिखे हैं, इसलिए विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। तो विलय का द्रव्यमान 40 और विलायक का द्रव्यमान 320। अब देखिए ये दोनों मिला तो 360 ग्राम हो गया। अब क्लियर हो गई कि विलायक आपके पास जल है जिसका द्रव्यमान 320 ग्राम, विलय आपके पास साधारण नमक है जिसका द्रव्यमान 40 ग्राम, दोनों को मिलाकर के आपने विलयन बनाया जिसका द्रव्यमान 320 प्लस 40 तो 360 ग्राम। ये तीनों चीज आपके पास आ गया, विलय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। अब जब तीनों का द्रव्यमान है और विलयन की सांद्रता निकालनी है तो क्या यह 2 नंबर वाला सूत्र लागू होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें विलयन का आयतन रहना चाहिए, हमारे पास आयतन नहीं है, हमारे पास द्रव्यमान है। तो 1 नंबर वाला सूत्र लगाएंगे, लिखिए। इसलिए देखिए यहाँ क्या लिखे हैं, विलयन की सांद्रता यहाँ हम लोग करेंगे, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, चूंकि विलयन की सांद्रता बराबर क्या होगा, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। देखिए ये वाला सूत्र लगा रहे हैं, 1 नंबर वाला सूत्र। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 40 ग्राम, ऊपर में 40 हो गया, नीचे में विलयन का द्रव्यमान आपको निकल गया 360, तो 40 बटे 360 गुना 100, तो गुना 100 कर दिए। ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से 36, तो 9 बार 4 9 36, 9 आ गया, ऊपर में 1 गुना 100, तो 100 हो गया बटे में 9, इसको भाग देंगे आप 100 में 9 से, तो 11.1% हो गया। क्योंकि 100 से गुना है इसलिए ये प्रतिशत के रूप में निकल रहा है, इसलिए यहाँ लिखे हैं कि अतः विलयन की सांद्रता बराबर 11.1%। यही हमारा उत्तर हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। इस प्रकार से अन्य सवाल को भी आप हल कर सकते हैं, इसको आप 1 बार 2 बार बनाएंगे। सबसे पहली बात, आपको विलय का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान या विलयन का आयतन जो भी मौजूद रहेगा, जो भी चीज दिया रहेगा सवाल में, उसको पहले लिखना है, नोट करना है। फिर आपको ये निर्णय करना है कि 2 सूत्र में से कौन सा सूत्र हमारा सवाल को हल कर देगा। फिर उचित सूत्र को लगा करके, उपयोग करके आप आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं। यही था विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधि और उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को भी आज हम लोगों ने जाना, देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होगी। लेकिन आप ये जानते हैं कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसको सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा होता है कि वो प्रैक्टिस करने से ही आपको सरल हो सकता है, आसान हो सकता है। इसलिए घर में आप एनसीईआरटी बुक या अदर किसी भी बुक को देखेंगे तो वहाँ जो कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, जो एग्जाम्पल्स होगा, उसको आप देख करके बनाने का प्रयास करेंगे। और उम्मीद है कि आप अगर इन सभी नियमों को समझ गए होंगे तो वो सारा सवाल आपसे बन जाएगा
आप इसको आसानी से हल करेंगे। जो सवाल नहीं बन पाएगा आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर सवाल लिख करके या उसका फोटो खींच करके भेजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करेंगे। उससे पहले एक दो बातें और जो आपसे करनी है कि आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया। अब आपको जो भी कोई क्वेश्चन आंसर हो, कुछ भी समस्या हो, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों का बना हुआ है क्लास 9th के लिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप पर अपनी समस्या हमें भेजें। मैं आपके समस्याओं का जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर कोई प्रश्न बहुत लंबा है तो उसके लिए आप फ़ोन करके भी, या कुछ टेक्निकल बात है तो आप फ़ोन करके भी हमसे समझ सकते हैं। इसलिए प्रयास करना है कि अधिकतर लोगों को फ़ोन ही करना है, और कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप पर भी क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो जिस भी माध्यम से आपको सुलभ हो आप अपनी समस्या हमें भेजेंगे। अगले 2 या 3 दिन तक हमारा क्लास अब बंद रहेगा, वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम लोगों को टेस्ट की तैयारी में लगना है, आपको रिवीजन करना है, इसलिए क्लास नहीं हो पाएगा। क्योंकि हम अगर क्लास जारी रखेंगे तो आपको रिवीजन में असुविधा होगी। तो मेरा मानना है कि जब हम लोग चैप्टर लास्ट कर लिए तो अगले 3 दिनों तक कम से कम पूरे जोर शोर से रिवीजन करें। और रिवीजन में आपको ध्यान देने वाली बात है कि पिछले चैप्टर का भी रिवीजन करना है, क्योंकि हमने 2-3 दिन पहले आपको कहा था कि पिछले चैप्टर से भी 5 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा और 5 क्वेश्चन पिछले चैप्टर से रहेगा। दोनों चैप्टर को मिला करके 25 क्वेश्चन होगा। क्योंकि हमारा प्रयास है कि ऐसा नहीं कि हम आगे बढ़ते जाएं और पिछले चीज को छोड़ते जाएं, इसलिए हम 5 क्वेश्चन पिछले चैप्टर से भी उठा रहे हैं कि आपको आसानी से उन क्वेश्चनों का भी आप तैयारी करने का, रिवीजन करने का मौका मिल जाए, पिछले चैप्टर का भी आप बढ़िया से रिवीजन कर लें। इसलिए दोनों चैप्टर से प्रश्न रहेगा। कुछ लोग कमेंट्स करके पूछ रहे थे, तो आज के वीडियो में इस चीज को मैं क्लियर कर दूं कि 5 प्रश्न, जो पहला चैप्टर आप केमिस्ट्री का पढ़े, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वहां से रहेगा 5 क्वेश्चन। और यह भी ध्यान देना है 5 क्वेश्चन वहां से और 20 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा। जो दूसरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट किए, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, यहाँ से 20 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन पहले चैप्टर से रहेगा। दोनों से मिला करके 25 क्वेश्चन होगा। 40 मिनट का टाइम होगा। 3 दिनों तक, अगले 3 दिनों तक, अब आप समझ रहे हैं कि अगले 3 दिनों तक क्लासेज नहीं होगी। व्हाट्सएप पर मैं इसका अलग से डेट बता दूंगा। और फिर 3 दिन के बाद जो टेस्ट का टाइम होगा, बीच में हम आपसे कर लेंगे, मैसेज भेज करके संवाद स्थापित करेंगे हम लोग। तो 3 दिन के बाद फिर वही सुबह 9 बजे से टेस्ट का टाइम होगा। आपको टेस्ट में शामिल होना है। लेकिन सबसे जरूरी बात, आप जोर शोर से रिवीजन करें, खूब अच्छे तरीके से टेस्ट की तैयारी करें। और जो लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नंबर नहीं जुड़वा सके हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अविलंब, कल भी हमने अपना नंबर शेयर किया था 9931737348, और एक दूसरा नंबर है 9905441973। आप इन नंबरों पर फोन करके अविलंब अपना व्हाट्सएप नंबर, जो इंस्टीट्यूट का ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें अपना नंबर ऐड करवा लें, ताकि आप भी टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। टेस्ट से आप घबराइए नहीं, भागिए नहीं। यह आपको अपने आप को जांचने का एक आईना है। आपके सामने एक आईना रखा जाता है टेस्ट के माध्यम से कि हम कितने तैयार हैं, पढ़ाई हमें कितनी समझ में आ रही है, हम कितने मेहनत कर रहे हैं। इन सारे प्रश्नों का जवाब एक टेस्ट में मिल जाता है। इसलिए आप लोग सभी लोग टेस्ट देंगे ईमानदारी से। और जो सबसे जरूरी बात है, हमने पहले भी कहा था कि कोई भी आदमी जो टेस्ट का टाइम होगा, उससे ना तो पहले अपना आंसर शीट भेजेंगे, ना उसके बाद भेजेंगे। मैं फिर आज दोहरा देता हूं कि 9 बजे अगर टेस्ट आरंभ होने का टाइम होगा, वो बाद में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको सूचित करेंगे। तो 9:40 तक का आपको समय रहेगा। 25 प्रश्न को हल करने के लिए 40 मिनट का टाइम रहेगा। तो 9:40 के बाद ही आपको आंसर शीट भेजना है। 9:39 में, 9:38 में अगर आप भेज देते हैं तो आपका वो आंसर शीट इनवैलिड हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात कि दोबारा कोई नहीं भेजेगा। पिछले टेस्ट में हमने देखा कि लोग 2-2 बार भेज रहे थे। पहली बार जो आपका आंसर शीट आएगा 9:40 के बाद, वही वैलिड होगा। दोबारा आप भेजते हैं तो मैं उसको भी चेक नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। और जैसे टेस्ट का टाइम 9:40 पर समाप्त होता है, आपको हम 10 मिनट का समय देंगे आंसर शीट भेजने के लिए। इसलिए 10 मिनट के अंदर सभी लोग अपना आंसर शीट भेज देंगे। काइंडली इस बात को एकदम सीरियसली सब लोग समझेंगे और बढ़िया से तैयारी कीजिए। कोई भी समस्या हो तो फोन करके आप हमसे समझ सकते हैं, उन समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इसके बाद जब हमारा टेस्ट हो जाएगा तो हम प्रयास करेंगे कि अब फिजिक्स के चैप्टर को शुरू करें, क्योंकि केमिस्ट्री के हम लोग 2 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। तो आप भी अब लगता होगा कि केमिस्ट्री कुछ ज़्यादा सीख लिए हैं। तो ज़्यादा सीखना, जीवन पूरे सीखने की ही परंपरा है।
पूरे जीवन सीखने की क्रिया होती रहती है, आप उसको रिवीजन करते रहेंगे समय समय पर। तो जब टेस्ट के बाद फिर हम लोग मिलेंगे अब अगले क्लास में, तो वहाँ फिजिक्स का कोई नया चैप्टर लेकर के आपके पास आएंगे, हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेंगे और हमारी शुभकामना होगी कि आप टेस्ट की खूब अच्छी तरीके से तैयारी करें और अच्छे अंकों से टेस्ट को पास करें। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे कि टेस्ट होने वाला है, पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है। आप देख पा रहे होंगे जैसे आप लाइव क्लास में पहले पढ़ते होंगे कहीं, एकदम उस तरह से हम लोग हूबहू लाइव क्लास में कंटिन्यू क्लास आपके पास हो रहा है। इसलिए आप इसको सीरियसली पढ़ें और अपने दोस्तों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और बस हमारी शुभकामना आपके साथ है। फिर मिलेंगे हम लोग टेस्ट के बाद नए चैप्टर लेकर के फिजिक्स का। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।